गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू होम क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ लेसन नंबर 15 ऑफ साइंस ऑफ क्लास 8th। तो 8th क्लास के 15th लेसन नंबर जो हमारा है द स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम, उसके हम टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस एंड आंसर्स करेंगे। इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स किए हुए हैं, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप अपनी बुक पे भी निकाल सकते हो और यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस लिखे भी हुए हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज़ यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है? नेम 6 डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेवनली बॉडीज़ फाउंड इन द यूनिवर्स। तो 6 आपने हेवनली बॉडीज़ के नाम बताने हैं जो यूनिवर्स में पाई जाती हैं। तो यूनिवर्स क्या है? तो यहाँ पर आप जैसे एक इमेज देख रहे हो, तो ये एक नाइट स्काई की एक इमेज है। यहाँ पर आपको डिफरेंट स्टार्स और जो बाकी की सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो इसमें दिखाई गई हैं। तो ये एक यूनिवर्स का एक पार्ट है। तो ये इमेज यहाँ पे आपको जो दिख रही है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में क्या है ये देखते हैं। यूनिवर्स इज़ द वास्ट अनइमेजिनेबल स्पेस कंपोजिंग ऑफ all heavenly bodies such as stars, planets, sun, constellations, comets, etc. and all other forms of matter and energy। तो यूनिवर्स क्या है? एक अनइमेजिनेबल स्पेस है। यूनिवर्स को हम ब्रह्मांड भी बोलते हैं, अंतरिक्ष बोलते हैं। तो ये क्या? एक स्पेस है। ठीक है, स्पेस होता है जगह। अनइमेजिनेबल यानी कि बहुत बड़ी, जिसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कितनी बड़ी। और इसमें सब कुछ आता है, यानी कि जितनी भी हेवनली बॉडीज़ हैं, जितने भी स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, बहुत से सन हैं, कॉन्स्टलेशंस हैं, कॉमेट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, तो वो सारा कुछ किस में आता है? यूनिवर्स में आता है। एंड ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ मैटर, और आपको जो भी मैटर की फॉर्म्स दिखती हैं, यानी जो भी आपको दिखाई देता है, जिसको आप फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, वो सब कुछ यूनिवर्स में पाया जाता है। तो यूनिवर्स में लाखों करोड़ों स्टार्स हैं, कई सन हैं, डिफरेंट कॉमेट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, प्लैनेट्स हैं। तो ये सारे यूनिवर्स, तो यूनिवर्स बहुत बड़ा है, हम सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा है। हम एक उदाहरण देते हैं कि यहाँ से जो सूरज का डिस्टेंस है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। ये एक सूरज की बात कर रहे हैं, और फिर ऐसे ऐसे कई सूरज हैं और प्लैनेट्स हैं, और एक स्टार और दूसरे स्टार के बीच का जो डिस्टेंस है वो लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर होता है। ठीक है, तो आप सोचो कि ज़रा ये कितना बड़ा यूनिवर्स होगा जिसमें इतने स्टार्स हैं और हर एक स्टार दूसरे स्टार से लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है। तो वो जो यूनिवर्स है जिसमें ये सारे के सारे पाए जाते हैं, वो कितना बड़ा होगा, कितनी बड़ी स्पेस होगी जिसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो यूनिवर्स क्या है? एक बहुत बड़ी स्पेस है, अनइमेजिनेबल स्पेस है, जिसके अंदर सारी ये सेलेस्टियल बॉडीज़ या हेवनली बॉडीज़ पाई जाती हैं। और जो भी आपको दिखाई देता है, फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, जिनको आप चीज़ों को जानते हो चाहे नहीं जानते हो, वो सारा कुछ यूनिवर्स में आता है। तो अब हेवनली बॉडीज़ के नाम बताने आपने 6। कौन कौन सी हेवनली बॉडीज़ है? जैसे अर्थ एक प्लैनेट है, मून, प्लैनेट्स बाकी के प्लैनेट्स, सन, स्टार्स, मीटियोर्स, कॉमेट्स। तो ये सारे क्या है? हेवनली बॉडीज़ है, दैट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेवनली बॉडीज़ फाउंड इन यूनिवर्स। तो ये हेवनली बॉडीज़ है जो यूनिवर्स में पाई जाती हैं। तो इनके आप नाम लिख सकते हो, जैसे अर्थ, मून, प्लैनेट, सन, स्टार्स। तो ये हेवनली बॉडीज़ हैं जो यूनिवर्स में पाई जाती हैं। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, विद रेफरेंस टू द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन से एवरेज डिस्टेंस के हिसाब से आपने बताना है द सीरियल नंबर ऑफ प्लैनेट अर्थ। आपने बताना है कि जो अर्थ प्लैनेट है हमारी, इसका सीरियल नंबर कितना है सन के बाद। द एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन, सूरज और ज़मीन के बीच का डिस्टेंस कितना है। द टाइम इन विच द सनलाइट रीचेज द अर्थ, सूरज की जो लाइट है उसको सन से लेकर अर्थ तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है। तो ये 3 पार्ट है क्वेश्चन के, हम बारी बारी से इनका आंसर देंगे। सबसे पहले ए पार्ट। ए पार्ट क्या बोल रहा था, यहाँ पर हम दोबारा ए पार्ट देखेंगे। तो ए पार्ट था सीरियल नंबर ऑफ प्लैनेट अर्थ। जो अर्थ है उसका सीरियल नंबर कितना है सन से एवरेज डिस्टेंस के हिसाब से। तो इसका आंसर यहाँ पर है, द सीरियल नंबर ऑफ अर्थ फ्रॉम सन इज़ 3। तो सूरज के बाद जो अर्थ का सीरियल नंबर आता है वो तीसरे नंबर पर आता है, यानी कि सूरज के बाद पहले नंबर पर मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है। तो अर्थ 3rd प्लैनेट है। अगर आप सोलर सिस्टम को थोड़ा मेमोराइज़ करोगे तो वहाँ पर आपने शो किया था कि सेंटर में सन है, उसके चारों तरफ से मरकरी पहले घूमता है, फिर उसके बाद वीनस आता है, फिर अर्थ आता है। तो अर्थ का तीसरा नंबर है। तो सीरियल नंबर ऑफ अर्थ इज़ 3। अब इसका बी पार्ट है, द एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन। जो एवरेज डिस्टेंस बताना आपने, सूरज और ज़मीन के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो इसका आंसर यहाँ पर है बी पार्ट, द एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन इज़ 150 मिलियन किलोमीटर। तो 150
मिलियन किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच में, ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर बनता है। तो एवरेज डिस्टेंस कितना है 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस है। जो सूरज है वो ज़मीन से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो सी पार्ट जो है द टाइम इन विच द सनलाइट रीचेज द अर्थ, जो सनलाइट है उसको सूरज से ज़मीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। तो इसका आंसर यहाँ पर है द सनलाइट टेक्स एन एवरेज ऑफ 8 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स टू ट्रेवल फ्रॉम सन टू अर्थ। तो सनलाइट को कितना लगता है 8 मिनट और 20 सेकंड्स अप्रॉक्सीमेटली जो टाइम लेती है वो 8 मिनट्स लेती है सूरज से ज़मीन तक पहुंचने में। तो सनलाइट को कितना टाइम लगता है लगभग 8 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। तो इसमें ए पार्ट है नेम द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो अर्थ का अपना नेचुरल सैटेलाइट का नाम बताना है। तो जो हमारी अर्थ है इसका एक ही नेचुरल सैटेलाइट है एंड दैट इज़ मून। सो द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज़ मून। तो मून हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। ये जो नेचुरल सैटेलाइट होता है ये प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमता है, यानी कि जो मून है वो हमारी जो ज़मीन है इसके चारों तरफ से घूम रहा है। बी पार्ट है इन हाउ मैनी डेज डज दिस सैटेलाइट कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। अब ये जो सैटेलाइट है यानी कि जो मून है ये कितने दिन में ज़मीन के चारों तरफ से एक चक्कर पूरा करता है, यानी कि मून को ज़मीन के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं। तो इसका आंसर है 27.3 डेज़, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 27 डेज़ 7 आवर्स और 43 मिनट्स और कुछ सेकेंड्स, यानी कि 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट्स का टाइम लगता है चाँद को ज़मीन के चारों तरफ से एक चक्कर पूरा करने में। 27.3 डेज़, ठीक है। तो इसका सी पार्ट है इन हाउ मैनी डेज डज दिस सैटेलाइट रोटेट अराउंड इट्स ओन एक्सिस। तो ये बोलता है कि जो सैटेलाइट ये मून है ये अपनी एक्सिस पे एक चक्कर पूरा कितने दिन में पूरा करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा हमने कहा कि जो मून होता है ये ज़मीन के चारों तरफ घूमता है, लेकिन ये जो मून है ये अपनी जगह पर भी घूमता है। मान लो ये मून है, ये इसकी एक सेंट्रल एक्सिस है, तो ये इस तरह से अपनी जगह पर भी रोटेट करता जाता है अपनी जगह पर खड़े खड़े, तो उसको बोलते हैं रोटेशन। तो इसको ये इस रोटेशन में कितना टाइम लगता है, यानी कि इसको अपनी जगह पर एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लेता है ये। तो ये हमारा सी पार्ट जो है ये क्वेश्चन है कि इसको रोटेशन में कितना टाइम लगता है, यानी कि अपनी जगह पर जब ये घूमता है तो एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है। तो इसका भी सेम आंसर है, इसको भी 27.3 डेज़ लगते हैं, 27.3 डेज़, यानी कि जैसे ऊपर था 27 डेज़ 7 आवर्स और 43 मिनट्स। तो इनके रोटेशन और रेवोल्यूशन जो टाइम पीरियड है वो सेम है। नेक्स्ट है डी पार्ट। नेक्स्ट इज डी पार्ट क्वेश्चन नंबर पार्ट 3। हाउ डज द ग्रेविटी ऑफ दिस सैटेलाइट कंपेयर विद अर्थ। ये जो सैटेलाइट मून है इसकी जो ग्रेविटी है वो अर्थ के कंपैरिजन में कितनी है, उसको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो ग्रेविटी ऑफ द मून इज़ 1/6 टू दैट ऑफ अर्थ। तो जो मून की ग्रेविटी है यानी कि जो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ से 6 गुना कम है, 1/6 है, जितनी अर्थ की है उससे 6 गुना कम है। ई पार्ट है स्टेट द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द डे साइड एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑन द नाइट साइड ऑफ दिस सैटेलाइट। ये जो सैटेलाइट मून है इसका अपना मैक्सिमम टेम्परेचर बताना है दिन का कितना होता है और मिनिमम टेम्परेचर रात को कितना हो सकता है। तो उसका आंसर है द मैक्सिमम डे टेम्परेचर ऑन डे साइड ऑन मून इज़ 110 डिग्री सेल्सियस। जो दिन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है मून पे वो कितना हो सकता है 110 डिग्री सेल्सियस दिन का टेम्परेचर। एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑन नाइट साइड ऑफ मून इज़ -150 डिग्री सेल्सियस। और जो रात का जो टेम्परेचर है वो कितना है -150 डिग्री सेल्सियस। यानी कि देखा जाए और दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा अंतर है। दिन का जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है 110 डिग्री सेल्सियस तक, और रात को जो है वो -150 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। यानी कि रात जो बहुत ठंडी होती है और दिन जो वो बड़ा गर्म होता है, इसलिए मून पे कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग टर्म्स। ये कुछ नीचे टर्म्स दिए हैं, इनका आपने मीनिंग बताना है। फर्स्ट है न्यू मून, दैन इज फुल मून। तो न्यू मून क्या होता है और फुल मून क्या होता है, देखते हैं सबसे पहले न्यू मून। न्यू मून क्या होता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। जब मून एक चक्कर ज़मीन के चारों तरफ पूरा करता है, द मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ। जो मून होता है वो सन और अर्थ के बीच आ जाता है, यानी कि जो मून है वो सन और ज़मीन के बीच आ जाता है एंड इज़ नॉट विजिबल एट दैट टाइम। और उस टाइम वो हमें यहाँ अर्थ से दिखाई नहीं देता है। हैंस वी सी डार्कनेस, इसलिए हमें अंधेरा दिखता है खाली। एंड दिस इज़ कॉल्ड न्यू मून डे, और इसी को हम न्यू मून डे बोलते हैं। यानी कि न्यू मून डे पे क्या होता है, जो मून होता है वो सन और अर्थ के बीच आ जाता है, वो सन और अर्थ के बीच आ जाता है। यानी कि ये सन है
ये अर्थ है, तो इनके बीच में मून है। सन और अर्थ के बीच में मून आ जाने से जो सनलाइट मून पे पड़ती है वो रिफ्लेक्ट होकर अर्थ पे नहीं जाती है, इसलिए हमें मून दिखाई नहीं देता है। तो न्यू मून डे पे हमें कोई मून दिखाई नहीं देता है। या अगर उसके नेक्स्ट डे अगर हम मून को देखते हैं तो हमें बहुत छोटा मून दिखता है, एक लेयर जैसा दिखता है, थिन लेयर। ये क्रिसेंट टाइप मून दिखता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो। तो ये न्यू मून के नेक्स्ट डे का मून है। यहाँ पर आप एक थिन लेयर ऑफ मून देख रहे हो और कर्व्ड है, ठीक है। तो ये न्यू मून डे का नेक्स्ट डे है जिसमें क्रिसेंट फॉर्म ऑफ हमें मून दिखता है। इनकी कंप्लीट मून नहीं है, जस्ट एक पतली लेयर दिख रही है। तो न्यू मून डे पे क्या होता है, न्यू मून डे पे हमें मून नहीं दिखता है। उस दिन जो मून होता है वो सूरज और ज़मीन के बीच में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज फुल मून। फुल मून क्या है, व्हेन द अर्थ कम्स इन बिटवीन द सन एंड मून। जब जो अर्थ है वो सन और मून के बीच आ जाती है, द मून अपेयर्स टू बी फुल विद ब्राइट लाइट। तो उस दिन में जो मून है वो पूरा दिखता है ब्राइट लाइट के साथ। दिस इज़ कॉल्ड फुल मून डे। इट अपेयर्स ऑन द 15th डे फ्रॉम द न्यू मून डे। तो ये जो है न्यू मून डे के बाद 15 दिन बाद हमें फुल मून दिखता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, ये आपको फुल मून दिख रहा है। तो इस दिन क्या होता है, जो सन है, सन ये जैसे सन है तो इसके बीच में अर्थ आ जाती है और उसके बाद मून। इनके सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है, स्ट्रेट लाइन में होते हैं ये। सन और मून के बीच अर्थ हो जाती है फुल मून डे पे। हमने न्यू मून डे पे पढ़ा था, उस दिन क्या होता है, जो सन होता है और ये मून है, तो सन और मून के बीच में अर्थ आती है। सॉरी, उस दिन क्या होता है, सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है। सॉरी आई रिपीट, ये जो फुल मून डे है यहाँ पर हमने आपको बताया कि जो सन है इसके और मून के बीच में अर्थ आ जाती है। ये सन है और ये मून है, तो ये बीच में अर्थ है। तो सन और मून के बीच में अर्थ आ गई है, इसकी वजह से हमें फुल मून दिखता है। जो सन रेज पड़ती है मून पे और रिफ्लेक्ट होकर अर्थ पे आ जाती हैं। लेकिन न्यू मून डे पे उल्टा होता है, उस दिन क्या हो जाता है, जो मून है सन और अर्थ के बीच में आ जाते हैं। ये अगर सन है तो यहाँ पर मून होगा और यहाँ पर अर्थ, ठीक है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यू मून एंड फुल मून डे। ये फुल मून डे है और ये न्यू मून डे है, ठीक है। समझ आइए आपको। फुल मून डे पे क्या होता है, जो अर्थ होती है वो सूरज और चांद के बीच आ जाता है। और जो न्यू मून डे होता है उस दिन क्या होता है, जो मून होता है वो सूरज और ज़मीन के बीच आ जाता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आई होप यू गॉट इट। आपको समझ आई होगी और आपने इनको समझ के ही करना है। आपने ये मून्स देखे भी होंगे। हम अक्सर देखते हैं कभी मून कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है। तो ये डिफरेंट फेजेस ऑफ मून होते हैं। फुल मून डे, न्यू मून डे। न्यू मून डे के बाद 15 दिन बाद हमें फुल मून दिखता है। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। थैंक यू। आपने ये सारा जो आपने पढ़ा है इसको लर्न करना है और अपनी नोटबुक पे इसको नोट भी करना है और लर्न करना है। और इसके जो इमेजेस आपने फ़ोटो खींच कर ग्रुप में अपलोड करनी है ताकि हम आपको चेक कर सकें। थैंक यू, नमस्कार।